सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2018 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। 3 पार्ट्स हैं इसके। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, ई नॉट वैल्यू ऑफ Mn3+ से Mn2+ कपल इज मच मोर पॉजिटिव है यहाँ पर। ठीक है, एक बार आप इन तीनों क्वेश्चन को ट्राई करिए, तीनों पार्ट्स को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कि ई नॉट वैल्यू ऑफ Mn3+ से Mn2+ इज पॉजिटिव, मतलब Mn3+ से Mn2+ बनना चाहेगा। पॉजिटिव है ना, तो बनना चाहेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों, तो पहले देखते हैं। Mn3+ ये रहा, Mn2+ ये रहा। अब Mn2+ क्यों बनना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, 3D ऑर्बिटल हो जाएगा। Mn2+ कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल्ड 3D ऑर्बिटल्स। ठीक है, अगला क्या है, Fe3+ से Fe2+ बनना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये क्या है, निगेटिव में आएगा, है ना, क्योंकि मच मोर पॉजिटिव। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब इसके कंपैरिजन में ये नहीं बनना चाहेगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव भी हो तो भी इससे कम है, तो इसके कंपैरिजन में ये नहीं बनना चाहेगा। ठीक है, ऐसा क्यों, तो हम लोग इसका भी कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई लिखा नहीं है कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है ना, लेकिन मच मोर पॉजिटिव में हम कंपेयर कर लेते हैं। अगर दो निगेटिव वैल्यूज़ भी होंगी, उसमें भी एक ज़्यादा पॉजिटिव होगा दूसरे के कंपैरिजन में। अगर दो पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होंगी तो उसमें भी एक ज़्यादा पॉजिटिव होगा दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम लोग इसमें कंपेयर करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें क्वान्टिटीज़ नहीं दी हैं हमें। तो Fe3+ आपका होता है 3D5, Fe2+ होता है 3D4। तो Fe3+ 3D5 है, तो ये क्यों बनना चाहेगा Fe2+, क्योंकि Fe3+ में स्टेबल है, 3D5 है ना। Fe3+ compounds have greater stability due to the half-filled 3D orbital. Therefore, E0 value of Mn3+ से Mn2+ couple is much more positive than that of Fe3+ से Fe2+ due to greater stability of Mn2+ as compared to Fe2+। थोड़ा यहाँ ओवर राइटिंग है, हमें ध्यान देना ये ना हो, है ना। तो आपका रीज़न है, लैंग्वेज आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयरन हैज़ हायर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन देन दैट ऑफ कॉपर। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है, मेटलिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ। जितना स्ट्रेंथ होगा और मेटलिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग देखते हैं Fe का कॉन्फ़िगरेशन आपका 3D6 होता है और Cu का 3D10 होता है, 4s1, है ना। ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एस भी डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्डिंग एंड दस इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन विल बी ग्रेटर। ठीक है, सिंस आयरन हैज़ मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन कॉपर, हम देख सकते हैं, देयरफॉर इट्स इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज मोर। ठीक है, तो ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग और ज़्यादा अच्छा, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग, तो हमें उसको ब्रेक करने में या फिर एटोमाइजेशन जब एटम्स में उसको कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। थर्ड पार्ट है हमारा, Fe3+ इज कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन वेयर एज Ti3+ इज कलर। तो डी ट्रांजिशन जहाँ भी कलर का कॉन्सेप्ट आया, फिर से कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो Sc3+ क्या हो गया, आर्गन, मतलब स्टेबल है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है, तो इसमें 3D 0 हो जाएगा, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है डी में, जिसके कारण वो डी ट्रांजिशन कर पाए। और Ti3+ आपका 3D1 है, एक है तो वो कर जाएगा डी ट्रांजिशन। कॉपर के केस में भी यही किया था हमने, Cu2+ के केस में। तो Ti3+ हैज़ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स 3D ऑर्बिटल and thus it shows DD transition and is colored in its aqueous solution. Sc3+ has no unpaired electrons due to which it does not show DD transition and is colorless in its aqueous solution. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ये हमारे पास कुछ मेटल आयंस हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है इनका। विच ऑफ द गिवन होगा, फॉलोइंग नहीं गिवन है ना। विच ऑफ द गिवन मेटल आयंस, पहला हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा फॉर्म्स कलरलेस एक्वस सोल्यूशन, और तीसरा एग्जिबिट्स द मोस्ट स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2018 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, √n × n+2। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो म्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो गया। अगर n की वैल्यू बढ़ेगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है n, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बढ़ेगी। हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा उसमें n की वैल्यू ज़्यादा है, और हमें n पूछा गया है। ठीक है, n किसका ज़्यादा है, तो हम देख सकते हैं कि जो Cr2+ है इसमें मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी का होगा। ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप तीनों का कॉन्फ़िगरेशन निकाल के भी देख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगला, अच्छा इसको पहले देख लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू √n × n+2 Bm, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
Since Cr2 plus has the maximum magnetic moment 4.90 bm, the Cr2 plus has the maximum number of unpaired electrons. तो डायरेक्ट रिलेशन है ना, सबकी कॉन्फ़िगरेशन हम देख नहीं रहे, यहाँ से डायरेक्ट दिया हुआ है तो हम लोग इसी से आगे बढ़ेंगे। अगला हमारे पास क्या है, विच आयन या फॉर्म्स, यहाँ पर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस, तो विच आयन फॉर्म कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो इसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, क्योंकि ये 3D 0 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। लेकिन अगर मैग्नेटिक मोमेंट से देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट 0 कब होगा, जब n की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो n इंटू एन प्लस 2 0 इंटू 2 0। ठीक है, तो रूट 0 0 हो जाएगा। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, इसका मतलब क्या है, Sc3 प्लस में 0 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इसलिए वो शो नहीं करेगा डी ट्रांजिशन। ऐसे भी सोच सकते हैं, यहाँ देखिए, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Sc3 प्लस इज 0, दस इट हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज 3D 0, दस इट कैन नॉट शो डी ट्रांजिशन एंड सो Sc3 प्लस फॉर्म्स कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन, है ना। थर्ड हमारे पास क्या है, विच आयन एग्जिबिट्स द मोस्ट स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कौन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्ट जाएंगे, तो द मेटल आयन विच कंटेन्स हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबल। ठीक है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका स्टेबल होगा, जिसके पास फुल्ली फिल्ड होगा या फिर हाफ फिल्ड होगा, है ना। वही तो होता है 3D5 Mn2 प्लस 3D5 शो करता है तो स्टेबल माना जाता है। Zn2 प्लस आपका 3D10 शो करता है, स्टेबल माना जाता है। ठीक है, और एक और स्टेबल होता है कि अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाए तो ये तो बिल्कुल स्टेबल माना जाएगा ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग +3 की बात हो रही है तो यहाँ पर +3 कौन कौन बना रहा है, तो ये बना रहा है और ये बना रहा है। अब यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द गिवन मेटल आयंस एग्जिबिट द मोस्ट स्टेबल, तो यहाँ पर ये दोनों तो बना नहीं रहे, तो हम लोग पहले इन्हीं दोनों को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं Sc3 प्लस हमारा क्या कर रहा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं क्योंकि उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास कोई है ही नहीं, और अनपेयर्ड नहीं है इसका मतलब क्या, सारे पेयर्ड हैं। और सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, तो जो स्टेबल होता है, जो स्टेबल बनाता है, और इस केस में नोबल गैस डायरेक्ट आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन ये ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर द मेटल आयन विच कंटेन्स हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबल, सिंस Sc3 प्लस कंटेन्स फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स इट एग्जिबिट्स द मोस्ट स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 46, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्टेबल आयंस, विच ऑफ दिस इज द मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। और फिर हमारे पास एक्सप्लेन में 3 पार्ट का है। यह क्वेश्चन फॉरेन 2012 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला पार्ट हमारे पास है, इनका हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना है और साथ में ये बताना है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल सकते हैं। इसमें 4 है, इसमें 3, इसमें 2 है ना, ये बेसिक है, इसमें हमारा 4 है। अब ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर आपका Cr3 प्लस है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ड्यू टू द स्टेबल 3D कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड T2G लेवल Cr3 इज मोर स्टेबल देन Mn3 प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर विच ऑफ दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल, तो यहाँ पर Mn2 प्लस से कंपेयर करने नहीं बोला गया है, तो यहाँ पर सिर्फ पूछा गया विच इज़ मोस्ट स्टेबल, तो ये लाइन आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है Cr3 प्लस और Mn3 प्लस में कंपेयर पूछा जाता है। ठीक है, Cr3 प्लस Mn2 प्लस में कंपैरिजन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरिजन नहीं है ना, तो ये वाला हटा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा, है ना, Cr3 प्लस इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसका क्या होता है T2G लेवल हाफ फील्ड होता है। ठीक है, फिर एक हाइड्रेशन इंथैल्पी का भी इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि ज़्यादा हाइड्रेशन इंथैल्पी भी होती है इसकी। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने आंसर्स को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगला हमारा सेकेंड पार्ट क्या था, तो सेकेंड पार्ट हमारा था एक्सप्लेन द ट्रांजिशन मेटल आयंस आर यूजुअली कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। ये हमने देखा है ना, डी ट्रांजिशन होता है, क्वेश्चन नंबर 40 आप देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, Cu1 इज़ नॉट स्टेबल, ये भी हमने देखा, ये भी कुछ बार आया है ना, तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाता है। थर्ड हमारे पास क्या है, द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल इज एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड ऑफ फ्लोराइड। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि एक फ्लोराइड्स का क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट का फ्लोराइड्स में, कि वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को स्टेबलाइज करता है, तो हमने वहाँ देखा था ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोराइड आयन एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ भी वही है, यहाँ ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड होते हैं। तो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड आर स्मॉल इन साइज। ठीक है, बहुत स्मॉल होते हैं। These properties allow them to oxidize the metal to its highest oxidation state.
Thus transition metals often exhibit their highest oxidation states in their oxides and fluorides। ये तो आपका लैंग्वेज हो गया। तो और आप इसमें और कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं, जैसे क्या होता है कि जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं मेटल्स तो उनका साइज़ कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, प्रोटॉन्स तो उतने ही रहते हैं। और क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, तो अगर उनको छोटे साइज़ के मेटल्स मिलेंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो वो लोग उनको ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ताकि जैसे ही उनका ऑक्सीडेशन हो तो उनका साइज़ छोटा होते जाएगा, ठीक है। जैसे +2 से +3 फिर +6 साइज़ छोटा हो जाएगा, फिर वो आराम से उनके संग बॉन्ड बना पाएंगे, क्योंकि वो खुद छोटे हैं, छोटे साइज़ के, है ना। तो इसी कारण वो उनको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज कर देते हैं। ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंथैल्पी होता है, एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है, और साथ में जो लैटिस एनर्जी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो उसमें लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, स्टेबल होता है। तो आप और इसमें कॉन्सेप्ट्स और लैंग्वेज लिख सकते हैं, बाकी ये बेसिक आपका आंसर है, क्योंकि स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और हमारे मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव अच्छे से बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 7, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स में हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, एलॉय फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये सब के कुछ क्वेश्चंस आए। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आए वो मैं यहाँ आपको बताऊँगा। कुछ क्वेश्चंस आपके आए हैं मिक्सचर में, जैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, कुछ 3 मार्क्स में 2-3 पार्ट में आए, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि उसमें आपके डी जो कंपाउंड्स है, डी ब्लॉक के कंपाउंड्स, उनके भी क्वेश्चन हैं। तो जब डी ब्लॉक के कंपाउंड्स के टॉपिक लेंगे तब इधर हम लोग पीछे रिवाइज करते जाएंगे जो आए हैं, जैसे हम लोग करते आते हैं, है ना। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 46 तक पूरा किया। ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। एक बार आप इसे ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है, एक बार आप इसे देख लीजिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।